नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है स्टडी पिलर के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां पर अपन कंप्लीट केमिस्ट्री का रिवीजन करने वाले हैं प्रयोगशाला सहायक हेतु। बिल्कुल एकदम एक्यूरेसी के साथ जो आपके सिलेबस में दिया गया है उसी पे बेस्ड अपन सवाल करेंगे, उससे बाहर एक भी सवाल नहीं करेंगे। तो ये बेस्ट होने वाली है क्लास आपके प्रयोगशाला सहायक के लिए। कंप्लीट केमिस्ट्री रिवीजन है और ये MCQs की अपनी सेकंड क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं। सिलेबस के अंदर यूनिट फर्स्ट के अंदर जो दे रखा है आवर्त सारणी और परमाणु गुणधर्म, उसके अंदर सबसे पहला जो टॉपिक है वो है परमाणु के मूलभूत कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जिसकी जिक्र अपने विस्तार से जिक्र करा था मूलभूत कणों के बारे में। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज किसने करी थी, खोज का आधार क्या क्या था। तो यदि आपने वो क्लास नहीं देखी है, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस नहीं देखे हैं, तो आप पिछली क्लास के अंदर जा सकते हैं। इससे जस्ट पहले वाली क्लास इसी चैनल पर पढ़िए। आज अपन करते हैं सेकंड टॉपिक, रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल, क्वांटम संख्या, पाउली का आवर्धन सिद्धांत, आपबहु सिद्धांत, हुंड का नियम। ठीक है, और थर्ड क्लास के अंदर इस चैप्टर के सारे MCQs अपन कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहला रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या कहता है? परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान एक बहुत ही छोटे से हिस्से में विद्यमान रहता है जिसे नाभिक कहते हैं, अर्थात परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान यही विद्यमान रहता है। बाद में यह पाया गया कि नाभिक अत्यंत ही छोटा और सघन होता है, इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन भी उपस्थित रहते हैं। तो बच्चों, पोजीशन बताने का जो सही मायना है, बहुत सारे वैज्ञानिक आए परमाणु की अवधारणा देते हुए कि परमाणु के अंदर कौन सी चीज़ कहाँ पर पाई जाती है, लेकिन एकदम एक्यूरेसी के साथ यानी कि जगह बताने का, परमाणु के जो भौतिक कण हैं, मूलभूत कण हैं, उनकी स्थिति बताने का सर्वप्रथम जो श्रेय जाता है वो बच्चों रदरफोर्ड को ही जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात क्या कहता है? इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। कक्षाएँ एक निश्चित वर्ताकार पथ होती है जिनमें इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर बहुत अधिक वेग से गति करता है। ये बात भी किसने बताई थी बच्चों? रदरफोर्ड ने बताई थी। किसी भी परमाणु पर कुल आवेश शून्य होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश और उस नाभिक पर धनावेशित होता है। दोनों के मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण बल पाया जाता है जिससे नाभिक इलेक्ट्रॉन से जकड़े रहते हैं। लेकिन रदरफोर्ड ये कभी नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर क्यों लगाता है। अगर विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई भी पार्टिकल चक्कर लगाया था, वो लगातार अपनी ऊर्जा खोता रहेगा और अंततः वो नाभिक के अंदर गिर जाएगा। तो ये गिरता क्यों नहीं है, इस बात की जो जिक्र है वो रदरफोर्ड ने नहीं करा था। इस बात का जिक्र करता है बोहर मॉडल। आप फिजिक्स के अंदर पढ़ते हो बोहर मॉडल, तो उसके अंदर आप पढ़ते हो बाहर की तरफ एक अपकेंद्रीय बल लगता है, अंदर की स्थिर वैद्युत बल अभिकेंद्रीय बल के रूप में लगता है। इस कारण विद्युत क्षेत्र के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के अंदर नहीं गिरता। तो रदरफोर्ड ने परमाणु का अस्तित्व क्यों बना रहता है ये बात नहीं बताई थी। इसने सर्वप्रथम इसको श्रेय जाता है कि जो परमाणु है इसकी मूलभूत जो कण है, पार्टिकल्स हैं, उनकी पोजीशन ये बताने के अंदर सफल होता है। नाभिक का आकार परमाणु के आकार में बहुत कम होता है, ये हमें पता ही है। नेक्स्ट, परमाणु के केंद्र में नाभिक पाई जाती है और उसका आकार लगभग 10⁻⁻14 मीटर कोटि का होता है। नाभिक में परमाणु का संपूर्ण धनावेश द्रव्यमान उपस्थित होता है। नाभिक में उपस्थित आवेश को Z E द्वारा व्यक्त करते हैं। Z इक्वल टू क्या है? उस परमाणु का परमाणु क्रमांक होता है। ये सारी बातें आपको पता है, लेकिन बेसिक बात रदरफोर्ड मॉडल से जो आपको ध्यान में रखनी है बच्चों, वो ये है कि रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार परमाणु के जो मूलभूत भौतिक कण है उसके अंदर धनावेश तो उसके केंद्र में पाया जाता है, बाकी अन्य कहाँ पर पाया जाता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन के रूप में चक्कर लगाता है उसके चारों ओर। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आसानी से कर सकते हो, आसान सी बात है। नेक्स्ट चलें। रदरफोर्ड मॉडल की कुछ कमियां आपको पता होनी चाहिए क्या होती है। तो रदरफोर्ड मॉडल में कुछ कमियां रही जिसे वे समझाने में असमर्थ रहे। वे कमियां निम्नानुसार हैं। रदरफोर्ड ने बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। अगर ऐसा हो तो उसमें परमाणु के स्थायित्व को नहीं समझाया जा सकता, क्योंकि यदि इलेक्ट्रॉन वर्तीय कक्षाओं में चक्कर लगा रहा है तो विद्युत चुंबकीय सिद्धांतों के अनुसार इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हुए ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा और अंततः इलेक्ट्रॉन ऊर्जा खत्म हो जाएगी जिससे इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। इस बात को रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल द्वारा समझाया नहीं जा सकता। मैंने आपको बता दिया। दो ही बात ध्यान में रखनी है। पहली बात कि रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु का संपूर्ण धनावेश के अंदर जो होता है केंद्र में होता है, यानी कि नाभिक में उपस्थित होता है और इलेक्ट्रॉन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, यानी कि परमाणु में मौलिक कणों की स्थिति बताने का पहला श्रेय किसको जाता है? रदरफोर्ड को जाता है। लेकिन रदरफोर्ड मॉडल ये नहीं बता पाया कि इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगाता है तो लगातार अपनी ऊर्जा कम करेगा
और लगातार अपनी कम ऊर्जा करेगा तो अंततः ऊर्जा खत्म हो जाएगी, और अंततः ऊर्जा जब खत्म हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर गिर जाएगा और परमाणु का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इस चीज़ की व्याख्या रदरफोर्ड नहीं कर पाया, क्योंकि ऐसा क्यों होता है ये नहीं बता पाया। ये बताता है कौन, इसके बाद जो वैज्ञानिक आता है कौन, बोहर मॉडल। ठीक है। दूसरी बात, नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन का वितरण किस प्रकार से होता है ये भी इसने नहीं समझाया। इसने इतनी बात करी कि नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं, कैसे काटते हैं, किस स्थिति में काटते हैं, कौन सी ऊर्जा स्तर होते हैं, उनके बारे में इसने कोई जिक्र नहीं करा। नेक्स्ट, रदरफोर्ड के इस परमाणु मॉडल के आधार पर परमाणु के स्पेक्ट्रा सतत होना चाहिए। रदरफोर्ड का ये मॉडल था, इसके अनुसार क्या होना चाहिए, सतत स्पेक्ट्रा होना चाहिए। लेकिन व्यवहारिक रूप से परमाणु का स्पेक्ट्रम रेखीय स्पेक्ट्रम होता है, तो रेखीय स्पेक्ट्रम की ये व्याख्या नहीं कर पाया। अत्यंत ही महत्वपूर्ण बात है ये। रदरफोर्ड परमाणु के कौन से स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाया, तो उसका उत्तर आएगा रेखीय स्पेक्ट्रम। रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या ये नहीं कर पाया। ठीक है बच्चों, तो ये इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। यानी कि बेसिकली दो ही बात है महत्वपूर्ण रदरफोर्ड की। पहली बात मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि इनसे बाहर सवाल एक भी नहीं आएगा। अपनी जो ये क्लासेस चल रही हैं इनसे बाहर एक भी सवाल नहीं आएगा। तो रदरफोर्ड सबसे पहली बात ये कहता है कि परमाणु का जो धनावेश होता है वो केंद्र में नाभिक में उपस्थित होता है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। दूसरी बात, यानी कि मौलिक कणों की स्थिति बताने का श्रेय रदरफोर्ड को जाता है। ये नहीं बता पाया क्या, रेखीय स्पेक्ट्रम को। दूसरी बात, किसको, परमाणु के स्थायित्व को ये नहीं बता पाया बच्चों। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, अगला टॉपिक देखो क्या है। अपन ने कर लिया क्या, सबसे पहला वाला रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल। नेक्स्ट बच्चों अपन बात करते हैं किसके बारे में, क्वांटम नंबर्स के बारे में। तो देखते हैं क्वांटम नंबर से संबंधित कौन से महत्वपूर्ण सवाल है जो आपके प्रयोगशाला सहायक के अंदर आ सकते हैं। एक बात बच्चों, आपके लिए मैं एक बड़ी सीरीज लेके आ रहा हूँ क्वेश्चंस की। 1000 से 2000 क्वेश्चन में होंगे उसमें लैब असिस्टेंट के लिए केमिस्ट्री के, और उन्हीं सवालों में से आपका पेपर बनेगा निश्चित, एक भी सवाल उनसे बाहर नहीं जाएगा। तो क्वांटम नंबर नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, क्वांटम नंबर। क्वांटम संख्याएं किस काम में आती है बच्चों, तो ये परमाणु में इलेक्ट्रॉन को बताने हेतु आवश्यक राशियां हैं, वो क्वांटम संख्याएं कहलाती है। कितने प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती है, टोटल 4 प्रकार की अपन क्वांटम संख्याएं देखते हैं। सबसे पहली क्वांटम संख्या जिसे कहते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। क्या, सबसे पहली मुख्य संख्या जिसे कहते हैं मुख्य क्वांटम नंबर। ठीक है। मुख्य क्वांटम संख्या किसके द्वारा दी गई थी बच्चों, तो ये बोहर के द्वारा दी गई थी। प्रदर्शित किससे करती है, n से प्रदर्शित करते हैं। बताती हमें ये क्या है, ये हमें कोषों की संख्या बताती है, कोषों की संख्या। जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ठीक वैसे वैसे ही आपको याद रखना है। ठीक है, उन्हीं में से सवाल आने की संभावना अधिक रहेगी। मुख्य क्वांटम संख्या, पहली क्वांटम संख्या बोहर द्वारा ये प्रदर्शित करी गई थी, n से इसे प्रदर्शित करते हैं और बताती क्या, हमें कोषों की संख्या बताती है। दूसरी क्वांटम संख्या है बच्चों द्विगंशी क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम नंबर। ये किसके द्वारा दी गई थी बच्चों, ये सोमरफील्ड के द्वारा, सोमरफील्ड के द्वारा ये दी गई थी। प्रदर्शित किससे करती है बच्चों, L से इसे प्रदर्शित करते हैं। बताती हमें ये क्या है, ये हमें उपकोष बताती है। क्या, उपकोषों के बारे में बताती है। SPDF 4 उपकोष होते हैं हमारे, उनके बारे में ये बताती है। नेक्स्ट जो हमारी क्वांटम नंबर है वो है चुंबकीय क्वांटम नंबर। क्या, चुंबकीय क्वांटम नंबर। ये किसको द्वारा दी गई थी बच्चों, तो कोई पता नहीं है इसका, छोटे मोटे वैज्ञानिक होंगे। प्रदर्शित किससे करते हैं, m से प्रदर्शित करते हैं। मुख्यतः सवाल जो बनता है, एक तो बोहर किसने मुख्य क्वांटम संख्या दी थी, सोमरफील्ड ने चुंबकीय द्विगंशी क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या के बारे में हमें पता नहीं है किसने दी थी, m से इसे प्रदर्शित करते हैं। ये हमें किसके बारे में बताती है बच्चों, ये हमें कक्षकों के बारे में बताती है। नेक्स्ट क्वांटम संख्या देखते हैं बच्चों, वो है चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम नंबर, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे प्रदर्शित करते हैं किससे, S से, यानी कि स्पिन क्वांटम नंबर। ये हमें किसके बारे में बताती है बच्चों, तो ये हमें इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में बताती है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कर सकते हो यहाँ से, बताओ ज़रा। चलें आगे, चलो जी। नेक्स्ट अपन करते हैं कुछ महत्वपूर्ण सवाल। सवाल जैसे आपको पूछा जाए
कि एक कोष में उपकोष कितने होंगे बच्चों, तो वो होगी बच्चों n, यानी कि मैं कहना चाहता हूं n वें कोष में आपको पूछा जाए, क्या पूछा जाए, n वें कोष में उपकोष होंगे, उपकोष कितने होंगे, कितने होंगे, तो इसका उत्तर भी आएगा बच्चों कितना, n ही आएगा। यानी कि पहला कोष यदि n इजिकल टू 1 है तो एक ही उसके अंदर उपकोष होगा, वो s है। यदि n इजिकल टू 2 है, दूसरा कोष है, तो उसके अंदर दो उपकोष आएंगे s और p, तीसरे के अंदर s p d, चौथे के अंदर s p d f। इस प्रकार nवें कोष में कितने उपकोष होंगे बच्चों, n उपकोष होंगे। ठीक है, तो महत्वपूर्ण सवाल है, कर सकते हो। दूसरा आपको पूछे कि nवें कोष में कुल संभावित कक्षक बताओ, nवें कोष में कुल संभावित कक्षक, तो वो कितने होंगे बच्चों, वो होंगे n स्क्वायर। मान लो n इजिकल टू 1 है तो उसके अंदर s उपकोष हो गया, यानी कि एक ही उसके अंदर कक्षक हो गया। n इजिकल टू 2 अगर लेवें तो उसके अंदर s और p दो उपकोष है, s के अंदर एक कक्षक, p के अंदर 3 कक्षक, टोटल कक्षक होंगे 4, यानी कि 2 का स्क्वायर। n इजिकल टू 3 अगर अपन लेते हैं, s p और d 3 उपकोष हो गए, कक्षक देखें तो एक s के अंदर, 3 p में, 5 d में, कितने हो गए, 8 और 1 9, यानी कि किसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। तो इस याद अगर नहीं आ रहे आपको तो आप इस प्रकार से भी निकाल के कर सकते हैं, अन्यथा आप डायरेक्ट अगर याद रख पाएँ तो ये भी अच्छी बात है। तो nवें कोष में कुल संभावित कक्षक कितने होंगे बच्चों, वो होंगे n स्क्वायर। तीसरा सवाल जो कि 2018 वाले में या 2016 वाले लैब असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा गया था कि nवें कोष में कुल संभावित इलेक्ट्रॉन, nवें कोष में कुल संभावित इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, nवें कोष में कुल संभावित इलेक्ट्रॉन तो होंगे बच्चों 2n स्क्वायर। इसे भी आप निकाल के देख सकते हो। ठीक है, आगे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलो जी, आपको पूछे किसी उपकोष में कक्षक कितने होंगे, चौथा आपको पूछे किसी उपकोष में कक्षक आपको पूछ ले तो वो कितने होंगे बच्चों, L के रूप में 2L + 1। ध्यान में रखना। उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन पूछे, क्या पूछे, उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन यदि आपको पूछे तो आप रखना 2L + 1। तो ये इतने सवाल आपको ध्यान में रखने हैं। बताओ जरा किसी प्रकार की किसी बच्चे को कोई समस्या है। ठीक है, चलिए आगे। एक कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, एक कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन अगर आपको पूछे तो वो कितने होंगे बच्चे बताओ। कोई भी एक कक्षक उसके अंदर अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, सिंपल सा जवाब। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हो गए बच्चों आपकी क्या, क्वांटम नंबर्स। क्या हो गया, क्वांटम नंबर्स। इसमें कोई दिक्कत है। अब क्वांटम नंबर में से क्या है कि इससे ज़्यादा सवाल नहीं बनते हैं प्रयोगशाला सहायक में। तो अपन ने कौन सा टॉपिक पढ़ लिया, देखो अपन ने देखो यहाँ से एक तो इससे संबंधित कर लिया फंडामेंटल जो पार्टिकल्स एंड एटम, ये कर लिया। रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल कर लिया। क्वांटम संख्याएं अपन ने कर ली। अब अपने को कुछ नियम्स करने हैं, जैसे ये पाउली का आवर्धन नियम हो गया, आपबोध सिद्धांत हो गया, हुंड का नियम हो गया। ये 3 नियम अपने को करने हैं। ठीक है, तो ये बच्चों अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, पढ़ते रहिए। अभी क्या है, थोड़ी तबीयत सी खराब है, तो अपन नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके अंदर प्रयास ये करेंगे ये सारा आपको कंप्लीट करवा दें। ठीक है, ये एक चैप्टर के MCQs आपको सारे करवा देंगे। और मेरा आपसे वादा है दोस्तों, एक सिंगल सवाल, मान लो केमिस्ट्री के 33 सवाल आएंगे तो 30 सवाल अपनी क्लास में से आएंगे। ये मेरा 100% आपसे वादा है। 30 सवाल अपनी क्लास में से
एक भी सवाल आपसे बाहर नहीं जाएगा। जब आप पेपर दे के आओ तो आप मैच कर लेना, एक सिंगल सवाल अपनी क्लास से बाहर नहीं होगा, क्योंकि फंडामेंटल जो पार्टिकल्स हैं उनसे जितने सवाल बनते हैं मैंने आपको करवा दिए। रदरफोर्ड के नाभिकीय मॉडल से जितने सवाल बनते हैं एनसीईआरटी बेस्ड वो भी मैंने आपको करवा दिए। क्वांटम नंबर आज जितना मैंने आपको बता दिया वो उतनी ही है, उससे ज़्यादा उसके अंदर नहीं पूछा जाता। पाउली का वर्जन सिद्धांत, आपबॉव सिद्धांत, कक्षकों के प्रकार, हुंड का नियम, आधुनिक आवर्त सारणी, परमाणु गुणधर्मों में आकार, आयतन या परिवर्तन में आपको सारे क्वेश्चन इससे संबंधित करवा दूंगा। ठीक है, बस ज़रूरत है इस बात की तो आप लगातार पढ़ने की, इनको टॉपिक्स को याद करने की। जैसे अगर आपको मैं पूछूं कि कल वाली क्लास से आपको क्या याद है, परमाणु के मूलभूत कण में मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी, बताओ बच्चों किसने करी थी, याद है क्या आपको? थॉमसन ने करी थी। प्रोटॉन की खोज किसने करी थी बच्चों, तो वो गोल्डस्टीन ने करी थी, याद है क्या आपको? न्यूट्रॉन की खोज किसने करी थी, चैडविक ने करी थी। इलेक्ट्रॉन की खोज का आधार क्या था बच्चों, कैथोड रेज था। प्रोटॉन की खोज का आधार क्या था बच्चों, एनोड रेज था। न्यूट्रॉन की खोज का आधार क्या था बच्चों, नाभिकीय रिएक्शंस थी। याद है क्या आपको ये सारी चीज़ें? नहीं है। प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है बच्चों, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। आवेश और द्रव्यमान के अनुपात को क्या कहते हैं बच्चों, विशिष्ट आवेश कहते हैं। क्या ये सारी बात आपको याद है? अगर ये सारी बात आप याद रख रहे हैं तो मान के चलो बच्चों केमिस्ट्री में तो आपका एक भी सवाल गलत नहीं होगा। 100% मेरा आपसे वादा है, एक भी सवाल केमिस्ट्री में आपका गलत है नहीं होगा। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट में मैं कह नहीं सकता आपको आपकी किस प्रकार से तैयारी है, किस प्रकार से तैयारी नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट जो अपनी क्लास होगी उसके अंदर। तब तक आप पढ़ते रहिए, लगातार मेहनत कर लेते रहिए। अगर आपको किसी भी विषय के अंदर कोई दिक्कत आ रही है तो आपको व्हाट्सअप नंबर दिए जा चुके हैं, इन व्हाट्सअप नंबर पे आप कमेंट करो, पर्टिकुलर टॉपिक आपको समझा दिया जाएगा एक्स्ट्रा अगर आपको पढ़ना है तो। ठीक है, ये जो आपके व्हाट्सअप नंबर है इन पे आप SMS करो या हमें आप मेल कर सकते हो, किसी भी प्रकार से हमसे संपर्क करो। आपको जो कुछ नहीं आता प्रयोगशाला सहायक से संबंधित उसके लिए अपन बेहतरीन प्रयास करेंगे कि आपको समझाएं, कैसे भी करके आपको याद करवाएं। ठीक है, तो मैं आपको बार बार रिवीजन कराता रहूँगा इन सारी चीज़ों का, निश्चित तौर पे आपको सभी सवाल मैं याद करवा के छोड़ूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।